आज हम बताने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न आपको जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। हम आज 2017 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो यूपी टेट 2017 में आए और उनको करने का एक स्पेशल तरीका आपको बता रहे हैं जिससे कि बहुत थोड़े समय में आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यदि हम देखें तो इसमें कहा गया है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। अब इस प्रश्न को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। पहले प्रश्न को फिर से एक बार देख लेंगे। इसमें कहा किसी संख्या के 3/4 का 3/4 का मतलब गुणा 2/3 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो वो कह रहे हैं उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो अब यहां पर हमें संख्या पता करनी है ना। क्या लिखेंगे? संख्या का, मैं लिख दे रहा हूं, संख्या का 1/4 बराबर 1/4 आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए करने का तरीका देखेंगे, इसको कैसे करते हैं, है ना। किसके बराबर है? जिसके बराबर है उसको ले लीजिए। किसके बराबर है? यहाँ 24 के बराबर है तो 24 गुणा इन दोनों संख्याओं का उल्टा करके रख दीजिए। 3/4 है तो यहां कर देंगे 4/3 ऐसे करके, गुणा इसका भी उल्टा कर दीजिए 3/2 ऐसे करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए 3 से तो 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, और इस वाले 4 से इस वाले 4 को भी कैंसिल कर दीजिए। इससे 2 से इसे काट दीजिए, 2 ही कम 2 और 2 2 4, तो कुल मिलाकर के 12 के बराबर हो गया। कितना? 12 के बराबर। देखिए आपका आगे एक बार प्रश्न को फिर समझ लेंगे। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो 24 गुणा इसका उल्टा गुणा इसका उल्टा, यानी 4/3 गुणा 3/2 और उसका 1/4 1/4 से बाहर गुणा कर दीजिए, बाकी कैंसिल आउट कर देंगे जो भी कट रहा होगा और आपका ये आंसर इस प्रकार से आ जाता है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो उसको करने का यही एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगर कहीं इस प्रकार से प्रश्न आता है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसको निकालने का एक जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपको a + 2√2 होना जरूरी है, √b दिया गया है, इसका वर्गमूल आपको अगर निकालना है तो इसको निकालने का सीधा तरीका आपको बता दे रहे हैं क्या होगा। आप क्या करेंगे? यहाँ पर b के ऐसे 2 फैक्टर कर लेंगे जिनका गुणनफल तो b के बराबर हो, 2 भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, और उनका योग a के बराबर हो। तो मान लीजिए ये आपका बन जाता किस तरह से, यहाँ अंडर में अगर आप लिखें यहाँ पर तो ये बन गया आपका क्या, a - c और प्लस √a - d। जहां देखिए ये बस सावधानी से यहां रखना, जहां a - c गुणा a - d बराबर b के बराबर होना चाहिए। बस इतना काम आपको करना है। अब देखिए जैसे इसी सवाल के संदर्भ में ले लें, ये लिखा आपका 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना, यानी ये चाहिए आपको। तो 10 के ऐसे 2 फैक्टर कर लो जिनका योग 7 के बराबर हो जाए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 के 2 फैक्टर क्या हो गए? देखो ध्यान से, 10 के 2 फैक्टर हो गए 2 × 5 या 5 × 2। ठीक है, 5 और 2 का योग कितना हुआ हमारे पास? ये हो गया आपका 5 और 2 का योग 7 हो गया, तो 7 के बराबर आ गया। लेकिन गुणनफल कितना इन दोनों का? वो 10 के बराबर है। तो बस आपको क्या लिख देना? √2 + √5, ये इसका आंसर हो जाता है। और मैंने यहाँ जो लिखा ये देखिएगा, ये तो c की जगह पर है 2, यानी 7 - 2 5 आ गया अंडर में, और 7 - 5 ये d की जगह पर है, 7 - 5 2 के बराबर आ गया, यानी √7 - 2 और √7 - 5, ये इसका आंसर इस प्रकार से। तो कोई भी प्रश्न अगर इस प्रकार का आता है और उसका वर्गमूल निकालना है
तो क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाली चीज़ है उसके ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल तो इसके बराबर हो और उनके जो योग है वो इस संख्या के बराबर हो जाए, तो बस अंडर रूट में लिख दीजिए उनको। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, यानी किसी संख्या के 60% का 3/5 कर दें तो वो 36 के बराबर हो जाता है, तो संख्या पूछिए। ऐसे सवालों को भी करने का तरीका मैंने बताया, जो अभिष्ट संख्या आपको निकालनी है कैसे निकालेंगे, किसके बराबर है उसे ले लीजिए 36, ठीक। बाकी का उल्टा करते चले जाइए, इसका उल्टा करिए तो 5/3, इसको हम लिखते हैं 60/100, 60/100 का उल्टा कर देंगे तो होगा 100/60, ये आपका आ गया, ठीक है। अब क्या करें भाई, बस सीधा सीधा कुछ करना नहीं, इसे काट दीजिए आप सीधा, ये हो गया आपका 12, 12 पंजे 60, 5 बार कट गया, 5 से 5 भी काट दीजिए तो कुल मिलाकर के वह संख्या क्या आ गई, 100 हो गई। क्या है वह संख्या, 100। तो क्या कैसे करेंगे, अगर ये पूछा किसके बराबर है, 36 के बराबर है, तो 36 को लिख लीजिए, बाकी का उल्टा करके लिख दीजिए। 60% का मतलब होता है 60/100, तो इसका उल्टा हो गया 100/60, इसका उल्टा हो गया 5/3। तो जो बराबर में संख्या दी गई है उस संख्या को ऐसा लिख दीजिए जैसी दे रखी, और बाकी सबका उल्टा करके लिख दीजिए, संख्या आपके पास आ जाती है। चलिए एक प्रश्न और देख रहे हैं, देखिए सवाल भी आया, इसमें कहा यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान पूछा। तो देखो कितना सरल प्रश्न है, इसको जरा सा देख लें। अगर हम किसका मान पूछा है इसमें, a + b और प्लस c/c। लो भाई कुछ नहीं करना भाई इन क्वेश्चनों में, तो क्या करना, a का मान यहाँ से रख दो, जो a के अपॉन में रखा वो a की जगह पे रख दो, प्लस की जगह प्लस लगा दो, जो b के नीचे रखा वो b की जगह रख दो 4, और जो c के नीचे रखा वो c के नीचे रख दो भाई, c की जगह पे रख दीजिए। अपॉन में क्या है भाई, c, तो इसके बटे भी लिख दी थी। तो देखिए 4 3 7 दूनी 14, 14/7, इसका मतलब आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको बता दें, तो मैंने बताया आपको शॉर्ट तरीका करने का, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लीजिए। कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे a/3 है, b/4 है और c/7 है, तो इसके बराबर में हम k मान लेते हैं, मान लिया, ठीक। तो a का मान कितना हो गया भाई, 3 की इधर गुणा हो जाएगी 3 के, b की वैल्यू क्या हो गई भाई बच्चों 4 के, और c की वैल्यू क्या हो गई 7 के, बस वहां मान रख दें। तब a + b + c/c का मान क्या हुआ, 3k + 4k + 7k अपॉन 7k। तो ऊपर जोड़ा तो हमने 14k आ गया, नीचे 7k, k से k कट गया, बराबर 7 दूनी 14। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। अब देखिए ये सवाल है आपका, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यानी दो संख्याएं, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है और लघुत्तम समापवर्तक 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी, एक संख्या का पता करना भाई। उन्हें कहा है 12 है या फिर 24 है या फिर 60 है या फिर 72 है, ठीक है। अब इसको करने के लिए वैसे तो आप क्या करेंगे, मान लिया दो संख्याएं, एक संख्या a है एक संख्या b है, a + b = 60 हो गया, और दूसरा a × b = 12 × 72 हो गया, ठीक है। फिर a - b निकालेंगे, फिर उसको हल करेंगे, तो एक अच्छा खासा समय आपको लगने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको 5 से 6 सेकंड में, आप 5-7 सेकंड में इसको कर सकते हैं, वो तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको दो शब्दों पर ध्यान रखना भाई, एक तो लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, ये आपका 12 है, एक लघुत्तम समापवर्ती, ये आपका 72 है। बस आप यहाँ 12 लिख दीजिए, 12 का पहाड़ा पढ़िएगा, 12 दूनी 24 यहाँ लिख दीजिए, 12 तिया 36, 12 तिया 36 आपने यहाँ लिख दिया, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72। इस 72 को आप यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है।
अब ऐसी दो संख्याओं को आप लेके चलेंगे, इनमें से दो संख्या एक इधर से और एक इधर से लेना शुरू करिए जिनका योगफल 60 के बराबर हो जाए, जिनका योगफल 60 के बराबर हो जाए। तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं हो सकती। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो संख्या, पहले वो संख्या हम तलाश करेंगे यहाँ पर जो 72 को विभाजित कर दे। 12 छंग 72 विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 24 तिया 72 विभाजित हो जाएगा 72। 12 तिया 36 दूनी 72, ये भी विभाजित हो जाएगा। और अगला 24 दूनी 48, 48 से 72 विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। 60 से भी 72 विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसको भी आंसर नहीं लिखेंगे। अब इन तीन में आपका आंसर छिपा है, ठीक है। अब कौन कौन सी दो संख्याएं होंगी जिन दो संख्याओं का योग 60 के बराबर हो जाए वो संख्याएं होंगी। तो 12 और 24 36 होते हैं, 12 और 36 कितने होते हैं 48 होते हैं, ये भी 60 के बराबर नहीं होते। लेकिन ये दोनों संख्याएं अगर हम जोड़ें 24 प्लस 36 ऐसे करके तो इसका योग 60 हो रहा है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, एक संख्या हो गई 24, एक संख्या हो गई 36, एक संख्या 24 और एक संख्या 36। तो कौन सा आंसर है आपका, इसमें 36 कहीं दे नहीं रखा है, तो फिर कौन सा आंसर हुआ, फिर आपका ये आंसर हो जाता है 24। एक बार फिर से समझ लेंगे इस प्रश्न को। जो महत्तम समापवर्तक दिया है उसके पहाड़े को पढ़ते रहिए और लघुत्तम समापवर्तक तक चले जाइएगा। जैसे 12 दूनी 24, 24 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, 72 आपका लघुत्तम समापवर्तक आ जाता है। अब इनमें उन संख्याओं को हम हटा देंगे जिनसे 72 को भाग नहीं कर सकते, 60 से भाग नहीं कर सकते, इसे हटा दिया। 48 को भाग नहीं कर सकते, इसे भी हटा दिया। अब बाकी जो संख्याएं बची उनमें से वो दो संख्याएं चूज करेंगे जिनका योग इस 60 के बराबर हो जाए। किसके बराबर, 60 के बराबर। तो 12 24 60 नहीं होते, 12 36 60 नहीं होते, 24 और 36 60 होते हैं। इसलिए एक संख्या हमारी होगी 24 और दूसरी होगी आपकी 36। 24 36 इसमें देने रखा, 24 दिया, इसलिए 24 आपका आंसर हो जाता है। अब ये प्रश्न देखें, अगला प्रतिशत का प्रश्न। इसमें कहा यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का, तो हम इस पर जोर देंगे विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब किसका कहा गया, विक्रय मूल्य का कहा गया। तो जो चीज कही गई है ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका बताने। विक्रय मूल्य का शब्द किसके साथ लगा, विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2 इसके साथ लगा है, ठीक है। तो हम विक्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं ऐसे केस में। तो क्या मानेंगे, इसका सीधा आपका तरीका है कि मान लीजिए, माना विक्रय मूल्य, ऐसे मैंने शॉर्ट में ये लिखा, मूल्य 100 रुपये आप मान लेंगे, 100 रुपये, ठीक। इस प्रकार से आप निकालेंगे। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने पर कोई चीज खरीदी जाती है ना। तो क्रय मूल्य कितना भाई, इसका 100 का 3/2 काट दीजिए भैया, आ गया आपका 50 और 50 दिया 150। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वस्तु को खरीदा कितने में, 100 रुपये, 150 रुपये में। बेचा कितने में, बेचा 100 में। तो खरीदा ज़्यादा में था, बेचा कम में, तो हानि होगी निश्चित रूप से, क्योंकि खरीदा कितने में था, 150 रुपये में, बेचा कितने में, 100 रुपये में, ठीक है। तो फिर हानि हुई इसमें, कितनी हुई, तो हम यहाँ पर हानि ओबियसली निकाल लेंगे। यहाँ पर हानि बराबर कितना हुआ, 150 माइनस 100 बराबर 50 रुपये की हानि हुई। अब प्रतिशत हानि निकालनी है, प्रतिशत हानि देखनी है हमें अगर, तो प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का क्या तरीका। प्रतिशत हानि को देखें, कितने पर कितनी हानि हुई, कितने पर ये देखेंगे, है ना। 150 रुपये पर हानि हुई है 50 रुपये की, है। तो क्या करें, कितनी हानि हुई, इस 50 को तो यहाँ लिख दीजिए, जो हानि हुई उसको 100 से गुणा कर दो। कितनी हानि हुई, 50 रुपये की हानि हुई, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने पर हुई, 150 पर ही, उसे यहाँ लिख देंगे और फिर काट दीजिए। 50 या 150 होते हैं, यानी 100/3 प्रतिशत, या फिर लिख सकते हैं आपका कितना, 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये इसको लिखने का तरीका भाई हुआ बच्चों, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक सवाल देखेंगे, इसे शांति से पहले समझेंगे और फिर बताएंगे कि इसको करना कैसे है भाई। इसमें कहा किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है
तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा। पहली बात तो ये मान लीजिए जो छत का क्षेत्रफल है वो फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना। जैसे हम जिस फर्श पर खड़े हैं जितना उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का क्षेत्रफल होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास होगा। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बहुत शांति से पहले 2 बातों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, इसमें आप मानना शुरू करिएगा, माना कमरे की लंबाई, मैं ये लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखने की आवश्यकता है। कमरे की चौड़ाई मान लीजिए, पहले चौड़ाई, इसे b मान लीजिए, कितना b। लंबाई मान लीजिए आप l, और l का मान 2b के बराबर दिया है। ऊंचाई मान लीजिए आप इसकी h, और h का मान उन्होंने 11 दिया है, कितना 11 मीटर। ये सब मीटर में ही दे रखे हैं, तो यहाँ भी आप मीटर लिख दीजिए, यहाँ भी आप मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपने एक तरफ को लिख ली। अब लिखने के बाद हम करेंगे कैसे, देखिएगा। उसमें कहा गया यदि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला है, वो आपको याद रखना है बस, छोटी सी कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना लिखना है, देखो अब ध्यान से देख लीजिए भाई। ये बराबर होता है 2h इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी को ब्रैकेट में लिख दो, और भाई बाकी है एल प्लस बी ब्रैकेट में बाहर 2 इंटू एच कर देंगे। और ये किसके बराबर है, ये दिया उन्होंने 660 मीटर स्क्वायर। अब इनके मान रख दो भाई, यहाँ से आपको बी का मान मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है, ध्यान से देख लेंगे। 2 इंटू एच का मान 11 है, और यहाँ एल का मान 2b के बराबर है, तो 2b प्लस b, और फिर इसको लिख दीजिए आप 660। तो देखिए 3b हो गया है, कितना हुआ, 2 और 1 3। तो यहाँ से b का जो मान मिला आपको, मिला 660 बटे 2 इसके बटों में आ जाएगा, गुणा 11 भी इसके अपोन में आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 से इसे काट दें अगर हम, 11 से 11 से 66 60 आ गया, ठीक है। और 60 से फिर इसको काट दीजिए भाई, 20 आ गया। 20 से फिर 2 को काट दीजिए, तो ये आपका 10 आ गया। यानी b का जो मान आ गया आपका वो 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए l किसके बराबर है भाई, l बराबर है 2b के। 2b का मतलब 10 दूनी 20 मीटर, ठीक है। मान किसका पूछा है, उन्होंने वैल्यू पूछी है किसकी, का छत का क्षेत्रफल चाहिए। तो छत का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका, छत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 गुणा 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से आपका देखिए प्रश्न हो जाता है। अब देखिए एक प्रश्न देखेंगे, यदि संख्या 604, बीच में स्पेस है, बाद में 6, 11 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान के पूर्णांक में कह रहे हैं क्या रिक्त स्थान की जगह 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा या 5 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना, बहुत शॉर्ट तरीका आप देखेंगे। संख्या को आप ऐसा से लिख दीजिए, संख्या आपकी है 64, यहाँ पर आप या तो ऐसे लिख दीजिए या ए लिख दीजिए जो खाली स्थान है, और 6, ठीक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सम स्थान है, सम स्थान का मतलब, और विषम स्थान है। विषम स्थान कौन कौन से थे, पहला, तीसरा, पांचवा, उनका योग कर लीजिए। पहले का पहला, तीसरा, पांचवा, पहले स्थान पर क्या है 6, तीसरे स्थान पर क्या है, पहले स्थान पर क्या है, ये आपका है 6, और इसके स्थान पर तीसरे स्थान पर क्या है आपका, और फिर पांचवें स्थान पर क्या, इन सबको आप लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने तरीका बताया आपको, पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें अगर हो तो इस प्रकार से लिख लेंगे। पहले इकाई के स्थान पर क्या है, फिर हजार के स्थान पर क्या है,
सैकड़े के स्थान पर क्या है फिर 10,000 के स्थान पर क्या, तो यहाँ पर क्या है आपका, इसको लिख लेंगे, इनका योग कर लेंगे, 6 प्लस यहाँ पे क्या है 4 और प्लस 6 बराबर क्या हो गया आपका, ये 16 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अब सम स्थानों को जोड़ेंगे। सम का मतलब 2 और 4, दूसरे स्थान पर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर दूसरे और चौथे स्थान पर, दूसरा स्थान पर x, तो ये हो गया 0 प्लस x बराबर x आ गया। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 11 के बराबर होना चाहिए। सवाल हो जाएगा आपका, क्या होना चाहिए, आगे क्या करना, बस कुछ नहीं करना आपको, 16 माइनस x का जो मान है वो 11 के बराबर होना चाहिए, चूंकि 11 से विभाजित है। अब मान किसका निकालना भाई, हमें यहां से देखें तो इसका मान चाहिए, x को उधर ले जाओ, 11 को इधर ले आओ, तो 16 माइनस 11 बराबर x। इसका मतलब हो गया कि x का मान आपका 5, यानी इसके स्थान पर, रिक्त स्थान के स्थान पर 5 होना चाहिए। 5 आपका ये आंसर दे रखा, देखिए।